नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस क्लास के अंदर। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का बेसिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। 3 वीडियो मैंने बना दिए हैं इसके लिए, और आज की क्लास में मैं चौथा वीडियो आपके सामने रखूँगा। और आज अपने जितने भी बेसिक पॉइंट है बेटा, वैसे तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं ऐसी, लेकिन वो सारी बातें अपने एक साथ यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वो जब चैप्टर आएंगे तब आपको याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो मैंने इन 3 या आज वाले वीडियो सहित 4 वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने रख दी है। कल वाली क्लास से हम अवकलन के बारे में पढ़ रहे थे, और अवकलन से संबंधित जितने भी सूत्र थे उनमें से मुख्य मुख्य सूत्र मैंने आपको नोट करवा दिए। 1-2 सूत्र और है जो मैं आज आपको यहाँ पर नोट करवाऊँगा बेटा, और उनको समझकर अच्छी तरीके से उन पर उदाहरण करना। जितने फॉर्मूले याद होंगे, जितने ज़्यादा उन पे क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए मतलब ये चीज़ें सरल हो जाएंगी। ठीक है, समाकलन में अपने को इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, समाकलन हम नॉर्मल पढ़ेंगे। मेन अवकलन का था। कल वाली क्लास में मैंने जाते जाते आपको 2 उदाहरण दिए थे और ये कहा था कि इनके अवकलन कीजिए। तो बेटा जो पहला उदाहरण है उसका आप उत्तर मिलाना कि आपने सही लिखा है क्या। 3x³ x-2 का अवकलन करना है। तो एक काम करो, इसके 2 तरीके हैं। आप इनका अंदर गुणा कर दो तो 3x⁴ - 6x³ बन जाएगा। अभी देखो, जब अवकलन में 2 फलन है, एक फलन ये, दूसरा फलन ये, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो अलग अलग राशियों का अलग अलग अवकलन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, करना तो इस पूरे फंक्शन का ही है अपने को, लेकिन इस कंडीशन के दौरान हम क्या करते हैं, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। जो चिन्ह बीच में वो बीच में पड़ा रहेगा, इस प्रकार लिख देंगे। इसका अवकलन अलग कर दिया, माइनस का चिन्ह, इसका अवकलन अलग कर दिया। अब देखो 3 सारे रूल मैंने बताया आपको। 3 यहाँ गुणा में पढ़ा है। जब कांस्टेंट राशि गुणा में होती है तो उसको बाहर वैसे का वैसा पढ़ा रहने दो। x⁴ का अवकलन मेरे हिसाब से 4x³ होगा। अब ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने कल से इस वीडियो में आपको बार बार कहा है कि नॉर्मल घात वाले सूत्र हैं उनको सरल करने का सबसे आसान तरीका यही है, जो घात है वो आगे लिया और एक घात कम कर दो। माइनस यहाँ पर 6 कांस्टेंट है और x³ का हो जाएगा 3x²। देखो बार बार क्वेश्चन करोगे ना, उतना आपका अभ्यास हो जाएगा। और अब इस सवाल को आप हल कर लो। जो भी गुणा होता है, कॉमन वगैरह निकलता है, वो कॉमन लेकर आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 12x³ - 18x²। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। बाकी और भी हल कर सकते हो कॉमन वगैरह लेके। ये आपका एक सवाल था। दूसरा सवाल ये बेटा, इस सवाल को सरल करने के देखो 2 तरीके हैं। या तो आप जैसा इसमें किया था, अंदर गुणा कर दो, गुणा करोगे तो एक समीकरण बन जाएगी, एक तरीका वो है, उससे भी कर सकते हो। या आप ऐसा करो, अमूमन बच्चे क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। u∗v मान कर भी आप इसको कर सकते हो। दोनों ही तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगे या जिस तरीके में समय कम लगता है, आप समय की बचत होती है, उसी तरीके से आपको हल करना होता है। इसका पता कैसे चलता है इसका, हालांकि अपने फिजिक्स के अंदर तो ज़्यादा ऐसे नहीं है, नॉर्मल छोटे छोटे अवकलन आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल अवकलन देखने को मिलेंगे। जैसे इस प्रकार के अवकलन है, छोटे छोटे अवकलन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा गहराई में जाने की अपने को जरूरत नहीं है, तो सिंपल अपने को आना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, जैसे सिंपल रूप बनाऊं तो मैं अंदर गुणा कर दूं, अच्छा रहेगा। x³ / 8 2, ये बच जाएगा x, क्योंकि इसका इससे गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल, प्लस ये बच गया x का स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो 4 और बच गया 8। ये सबसे आसान तरीका रहेगा इसका। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, u∗v मान के करोगे ना तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, सेम ही उत्तर आएगा। अभी क्या है, मैंने इनका आपस में गुणा कर दिया, तो यहाँ पर एक फलन ये बन चुका है, एक ये बन चुका है, एक ये बन चुका है, एक ये बन चुका है। अब यहाँ पर 4 टुकड़े बन चुके हैं इस सवाल के। अब इन चारों टुकड़ों का अलग अलग अवकलन कर दो। जैसे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ध्यान देना, बाकी आप डिटेल समझते हो। 1/8 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में 1/8 कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। x³ का अवकलन होता है 3x²। बहुत ही सिंपल चीज़ है, समझ गए बात मेरी। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल से ऐसे कर सकते हो इसको। फिर x, अकेला x होता है, उसका अवकलन 1 होता है। कल मैंने बताया था, अकेले x का अकेला x होता है ना, y = x होता है। तो जब इसका अवकलन किया जाता है तो ये आता है dx/dx, जो कि कितना होता है, 1 होता है। प्लस x² का अवकलन 2x हो जाएगा,
नहीं समझे, 2 आगे आ जाएगा, x पावर 1 एक कम हो जाएगी। 8 अकेला है सर यहाँ पर, बाकी गुणा में कोई x वगैरह कुछ नहीं है, तो अकेला कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर रहने वाला है 3/8 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार बेटा ये अवकलन जो है वो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये अवकलन के ये जो 2 सवाल थे इनको आपने किया होगा, बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बस मैंने तो इसको अभ्यास के लिए 2 सवाल वैसे मैंने अपनी मर्जी से काल्पनिक सवाल बनाकर आपके सामने रख दिए। बाकी जब 1-2 क्वेश्चन आएंगे अपने सामने, खास करके तीसरा जो चैप्टर अपना आएगा गति वाला, ठीक है, सरल जो गति है, समतल में गति वगैरह, वो चैप्टर अपने को ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपको खास करके ये 2 फॉर्मूले हैं वो यूज में लेने हैं। देखो जी, जो भी नंबरिंग है आगे वो आप यूज में ले लेना, ठीक है। मतलब जो कल हमने लास्ट सूत्र ये लिखा था कि y बराबर fx गुणा gx, 2 फंक्शन अगर गुणा में होते हैं, जो भी सूत्र नंबर है वो आप देख लेना। आपने इसको ऐसे भी कहा था सर, इसको u इंटू वी मान लें, u इंटू वी मानने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको u मान लो, इसको v मान लो, मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका अवकलन आ जाता है dy/dx, u को बाहर रखो, v का अवकलन कर दो, v को बाहर रखो, u का अवकलन कर दो। ये आपका कल वाला सूत्र था। आज से जो नया सूत्र है वो मैं ये बता रहा हूँ, जो भी आपकी नंबरिंग है, मुझे फिलहाल पूरा याद नहीं है कि कितना नंबर सूत्र था, शायद 5 या 6 नंबर सूत्र होगा वो, ठीक है। 6-7 जो भी सूत्र है वो नंबर लगा देना। अगर आपको फंक्शन ऐसे मिल जाए y बराबर u/v रूप में, या आप ऐसे कह दो f(x/gx) रूप में, मतलब ऊपर भी एक फलन हो, नीचे भी एक फलन हो, भाग में फलन आ जाए, तो सर कैसे करेंगे। हालांकि इसको आप u इंटू वी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। तो मैं तो कहता हूँ यही याद रखो, बाकी आपको ज़्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। सर कैसे u इंटू वी कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/v गुणा u, तो ये एक फलन हो गया और ये फलन हो गया, दोनों गुणा में हो गए ना ये। तो इसमें ऐसा रूप लिखकर आप ये सूत्र यूज में ले सकते हो, आंसर वही आएगा। और गणित के अंदर आपको पता है, सब जानते हो कि गणित के अंदर कैलकुलेशन आप किसी प्रकार से कर सकते हो, बस वो होनी सही चाहिए। अब अगर इसका अवकलन किया जाता है, यानी जब 2 फलन भाग में आ जाए, तो सर इसका अगर डायरेक्ट सूत्र हो तो क्या बनेगा। हालांकि चीज़ वही है बेटा, लेकिन जब इसका अवकलन किया जाता है तो इसका डायरेक्ट सूत्र बनता है v², भाग में v² आता है। जो चीज़ भाग में वो यहाँ कॉमन ली जाती है v, और u का अवकलन करो, पहले ऐसे ही लिखना पड़ेगा, v², यहाँ v आएगा, ऐसा नहीं u रख दें v का, नहीं, जो भाग में v², तो यहाँ v, u का अवकलन, माइनस का चिन्ह, u बाहर रखो, v का अवकलन, ठीक है, dv/dx, ये होगा u/v का सूत्र। समझ गए बात मेरी। अब ऐसे सवाल मैं नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये वही सवाल है सारे गुणा वाले, इनको आप कैसे ही हल कर लो, बाकी ये सूत्र याद रखो बस। ये गुणा का ही रूप है, इसको भाग बना दिया, इसको अलग अलग टुकड़े बांटे, तो ये बन जाएगा 1/v गुणा u, तो ये u.v वाला सूत्र भी बन सकता है, एक ही बात है। इसके अलावा बेटा आप कुछ सूत्र ये याद रखो, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगर आपको कोई कह दे कि साइन x आपके पास है, तो साइन x का समाकलन क्या होगा। देखो मैंने तो यहाँ x ले रखा है, साइन थीटा भी हो सकता है, तो थीटा के सापेक्ष कर देना। साइन x का समाकलन बेटा कोस x होता है, याद रखना। और आपको कोई कह दे कि y बराबर कोस x है, तो कोस x का अवकलन, अवकलन है, कोस x का जो अवकलन है वो होगा माइनस साइन x। याद रखो, अब अगर आपको कोई कह दे कि साइन का अवकलन करो, साइन का अवकलन कोस होगा, कोस का अवकलन साइन होगा, लेकिन माइनस में। हाँ, आपको कोई कह दे कि लोग का अवकलन करो, लोग x पढ़ा था ना फंक्शन, इस लोग का अवकलन करना है, तो dy/dx, और लोग का अवकलन होता है बेटा 1/x। परमानेंट याद कर लो ये रिजल्ट, ठीक है। और एक ध्यान रखना, आपको कोई कह दे y बराबर e⁻x, ये वो चरघातांकी फलन है, इसका अवकलन करो, तो dy/dx, इस e⁻x का जो अवकलन है वो e⁻x ही होता है।
ये अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण, हालांकि अवकलन के सूत्र और भी हैं बेटा, अवकलन के सूत्र और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही सूत्र आपको लिखाए हैं बेसिक, जो अपने को फिजिक्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में इन सूत्रों का खास करके बहुत ज़्यादा महत्व है। साइन का अवकलन कोस होता है, कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, लॉग का अवकलन 1/x होता है, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा। पहले ये सूत्र आप नोट कीजिए, उसके बाद में इसके एक दो उदाहरण आपको करवा देता हूँ, फिर हम समाकलन के सूत्र पर बात करेंगे, क्योंकि समाकलन के केवल आपको सूत्र पढ़ने बेटा। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं, बस एक दो प्रकार से आपको समाकलन आना चाहिए। और समाकलन वाले जो सूत्र हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होने वाले हैं, यानी उल्टे होनेंगे, इसके अवकलन के उल्टे होते हैं समाकलन के सूत्र। चलिए, अब जैसे मैं इसके एक दो उदाहरण करवाता हूँ आपको, साइन कोस को लेकर साथ में ही। ठीक है, और एक दो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी करवाता हूँ, वो चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान रखना आप लोग। देखो, जैसे मैंने कह दिया x गुणा साइन x, इसका आपको अवकलन करना है, x गुणा साइन x। समझ गए बात मेरी? अब देखो, ये दो फलन है, एक ये है और एक ये है। फलन का पता कैसे चलेगा कि हम फंक्शन x के पद में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ x के दो टर्म्स हैं, यानी दो पद हैं, दो पद हैं, तीन पद हैं। पद मतलब स्टेप, मतलब जितने पदों में या जितने वो जिस पर निर्भर कर रही है समीकरण, उतने उसके व्यंजक हैं, तो उसको पद कह सकते हैं अपने। तो x एक अकेला पद यहाँ अलग से पड़ा है, एक x साइन के साथ लगा हुआ, इसका मतलब इसके दो पद हैं। इसको u मानो, इसको v मानो। ठीक है, u इंटू वी सूत्र लगाओ तो इसका अवकलन हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ, u v का अवकलन प्लस v u का अवकलन। समझ गए बात मेरी? अब देखो, u की जगह x, सर इनको उल्टा मान ले, तो इसको u मानने इसको v मानने, कोई दिक्कत नहीं है, जो मानो आप वैसे कर सकते हो। फिर आपको v का अवकलन करना है, मतलब साइन का अवकलन करना है, फिर v बाहर रखना है, यानी साइन बाहर रखना है, और फिर आपको u का यानी x का अवकलन करना है। हो गया ना, u v का अवकलन, v u का अवकलन। अभी देखो, x साइन का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है, बस सीधा लिखना है, प्लस यहाँ साइन x पड़ा है, और x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये उत्तर आ जाएगा x कोस x प्लस साइन x। इस प्रकार आपको ये त्रिकोणमितीय सूत्रों के अवकलन ऐसे काम में लेने हैं। समझ गए? हाँ, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक बात ध्यान रखना, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? अभी यहाँ तो हमने मान लिया x के सापेक्ष कर रहे हैं। कई बार ऐसा आ जाता है कि y बराबर साइन x। सपोज एक छोटा सा उदाहरण ध्यान से सुनना। अभी ये फलन किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अब अपना हिसाब तो ये बनता है कि आप y का x के सापेक्ष अवकलन करो। अगर y का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो y का मतलब साइन है, तो उत्तर आ जाएगा कोस x। कोई डाउट नहीं है। अब मान लो मैंने ये कह दिया कि आपके पास ये सवाल है, हालांकि अवकलन गणित जब पढ़ते हैं तो ये डिटेल से भी समझाया जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि y x पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है? y किस पे निर्भर है? x पर निर्भर है। तो हिसाब से y का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? x के। ये तो नॉर्मल सी बात है। आपको मैं कह दूं कि आपको y का अवकलन y t पर निर्भर करता है। सपोज करो t कोई और ही राशि है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां तो t है ही नहीं, आपने तो ये अलग से अपनी मर्जी से सेट कर लिया। हाँ भाई, y x पे निर्भर कर रहा है, ये तो चीज़ आप पे डिपेंड, आप अच्छी तरीके से समझ गए, क्योंकि इस चीज़ों पर आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ अलग बताया आपको कि y x पर निर्भर न करके t पर निर्भर कर रहा है, तो आपको अवकलन निकालना पड़ेगा dy बटे dt इसका। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि y t पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब y का अवकलन t के सापेक्ष करना पड़ेगा। जब dy बटे dt करोगे तो ये चीज आएगी, बोलो, क्योंकि y का मान साइन x है। तो बेटा इस अवकलन को ऐसे अगर कंडीशन आ जाए, यानी सवाल में तो ये x पे निर्भर कर रहा था, लेकिन अगला x के सापेक्ष अवकलन करवा ही नहीं रहा,
किसके सापेक्ष करवा रहा है, मैंने कह दिया टी के सापेक्ष करो, तो क्या करोगे सर, सवाल में तो x है, t है ही नहीं, तो बेटा इनके अलग अलग मतलब इनके अवकलन किए जाते हैं। कैसे, साइन का अवकलन कर दो सूत्र के हिसाब से। सर साइन x है तो साइन x का अवकलन कोस x होता है, लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये क्या होते हैं, फलन एक दूसरे पर निर्भर करते रहते हैं, एक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, वो अवकलन होते हैं बेटा, ये टुकड़ों में चलते रहते हैं, आगे श्रृंखला नियम होता है अवकलन का ये। अब देखो बेटा, अब आपने साइन का अवकलन तो कोस कर दिया, लेकिन इस दौरान यहां पर राशि बच गई x से, यानी x एक फलन है। जब y x पे निर्भर कर रहा है लेकिन आप कह रहे हो y t पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब x भी t पर निर्भर करेगा। x भी किस पर निर्भर करेगा, t पर। ध्यान रखना x भी t पर निर्भर करेगा। तो इतना करने के बाद जैसे साइन x है, साइन का कोस लिख दिया और फिर आपको गुणा में लिखना है dx बट्टे dt। गुणा में क्या लिखना है, dx बट्टे dt। यानी अब इसका अवकलन ये हो गया, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। और अगर x के सापेक्ष पूछे तो सीधा कोस x आ जाएगा, और अन्य किसी के सापेक्ष, जैसे एक उदाहरण और बताता हूं मैं, ये तो नोट कर लो आप लोग, बाकी एग्जाम्पल साथ साथ नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने आएंगे। बाकी इतना सा मैटर आपको पता होना चाहिए, ये बात स्पेशली, सीधे सूत्र वाले आप कर दोगे आराम से, लेकिन ये जो चीज़ है ना जो अभी मैंने बताई ये समझना। जैसे सपोज मैंने कह दिया, मान लो y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा, 2-3 टाइप बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो सर किसके सापेक्ष करना है, इसको देखें तो y का थीटा के सापेक्ष करना है भाई, देखने पे तो ये चल रहा है क्योंकि किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पर। तो इसका अवकलन हो जाएगा d बटे डी थीटा, y की जगह साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन हो गया कोस थीटा। खत्म बात यहाँ पर, क्योंकि y का किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट। मैं कह दूं बेटा नहीं नहीं नहीं, y सवाल को देख के लग रहा है थीटा पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, ये तो सवाल कर रहा है निर्भर करता है, इसलिए मैंने आंसर निकाल दिया। अब मेरा प्रश्न ये है, माना y x पर निर्भर करता है, सवाल को देखकर सर लग रहा है कि y थीटा पर निर्भर कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि y x पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब ये जो थीटा है वो भी तो x पर निर्भर करेगा। तो अगला आपको कह दे कि x के सापेक्ष अवकलन निकालो, यानी dy बटे dx निकालो भाई। तो डी सेम बताया मैंने सवाल, तो dy बटे dx यहां आ गया साइन थीटा। अब बेटा देखो साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, सीधे सूत्र से लिख दो, जैसे साइन x का कोस x वैसे साइन थीटा का कोस थीटा। अब थीटा का करो तो थीटा का हो जाएगा डी थीटा बटे dx, डी थीटा बटे dx। वैसे तो ये नियम हर जगह लागू होता है, अब जो हम ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हम डायरेक्ट सीधा लगाते हैं, उसमें भी ये नियम लागू होता है, ठीक है। सीधा कैसे, जैसे आपको कोई कह दिया y बराबर कोस x का अवकलन करो और आप निकालोगे dy बटे dx, तो dy बटे dx का मतलब हो गया कोस x का अवकलन, और कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x। अब किसके सापेक्ष कर रहे हो, x का, यहाँ पर भी क्या है x, तो x का x के सापेक्ष दोबारा भी किया जाता है, तो ये dx बटे dx कैंसिल हो जाता है, तो उत्तर आ जाता है साइन x। लेकिन हम ये स्टेप डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं भाई, खा जाते हैं ऐसा मान लो, इसको खा गए तो फिर सीधा कह देते हैं कि कोस का अवकलन माइनस साइन होता है। वैसे नियम से तो ये चलता है कोस x का माइनस साइन x, तो x का dx बटे dx, तो ये बन गया माइनस का साइन x। यहाँ पर देखो इसका किसके सापेक्ष करना है, थीटा का x के सापेक्ष करना है, तो साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा बटे dx। इस प्रकार आपको आगे से आगे ये अवकलन करते रहना है बेटा, ठीक है। तो ये अवकलन का एक रूप आपको समझ के चलना है, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कुछ अलग पूछ ले कि इस भौतिक राशि का आपको अवकलन करना है, बहुत ज़्यादा महत्व है बेटा इस अवकलन का, ध्यान से सुनना ये चीज़, तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अवकलन सीधा तो कर देंगे और लास्ट में वो चीज़ ज़रूर लिखेंगे। अब याद रखो इस चीज़ को। अब जैसे एक सवाल और बताता हूँ एक टाइप का, कई बार ये कंडीशन भी मिल जाती है, y बराबर साइन 2x, या एक उदाहरण दे दूं y बराबर साइन x स्क्वायर। सर ये तो थोड़े से अलग आ गए सवाल, साइन 2x का सूत्र पता था, यहाँ
एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 2x आ गया। क्या करें, बहुत सिंपल। मैं कह रहा हूँ, पहले तो कह रहा हूँ मैं x के सापेक्ष करो। किसके सापेक्ष करो? तो आप ये लिखोगे x के सापेक्ष सर, कर देंगे, सिंपल है। बोलो, इसको ये लिखेंगे x के सापेक्ष dy/dx। ध्यान देना थोड़ा सा इस सवाल पर, है वही चीज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया तरीका, वही तरीका काम में लो। dy/dx, साइन का अवकलन करो। सर साइन का अवकलन कोस होता है, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है, तो साइन का अवकलन हो गया कोस थीटा। अब थीटा यहां पर क्या है 2x, तो 2x का 2x लिख दो। समझ गए बात मेरी? साइन थीटा का कोस थीटा लिख दिया। अब यहां क्या बचा 2x। अब इस 2x का अवकलन करो किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यही तो बात बताई मैंने अभी भी। जो यहां होता है ना, उस जो यहां गुणा में होता है उसका दोबारा अवकलन किया जाता है। ठीक है, तो यहां गुणा में वैसे साइन 2x का कोस 2x लिख दिया, लेकिन फिर 2x का क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो उत्तर होगा कोस 2x और 2x का अवकलन 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट और x का अवकलन 1, तो ये उत्तर आ जाएगा 2 कोस 2x। ये आपका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार इसको हल करो, dy/dx साइन x स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया, साइन का कोस होता है, थीटा एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर गुणा में एक्स स्क्वायर का अवकलन और करो। यहां क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का करो, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर के गुणा में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो रिजल्ट हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार अवकलन करने हैं बेटा आपको। यानी यहां पर ये चीज जो भी आए, कुछ भी आए, उसका दोबारा अवकलन करना है आपको गुणा में, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में हो। अगर यहां अकेला x हो या x की घात हो या कुछ और भी हो, कुछ भी हो, आपको इसी प्रकार क्रम से करने हैं ये सवाल। ठीक है, तो अवकलन से संबंधित बस इतनी बातें आप लोग ढंग से ध्यान कर लो, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही आपको समझना है अवकलन के संबंध में, बस कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका, और वैसे सूत्र बहुत हैं बेटा, लेकिन मैंने वही सूत्र लिखा है जो अपने को ज़्यादातर काम में लेने हैं। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन आएगी अपने पास, बहुत आएगी। साइन एक्स भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है। ठीक है, घात कुछ भी हो सकती है। जैसे ये आ गया आपके पास, एक सवाल और करवा देता हूँ आपको मैं। जैसे सपोज आपको मैंने एक क्वेश्चन कह दिया log x³, इसका अवकलन करो log x³। अब देखो इसके 2 तरीके हैं। log की अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो वो काम में लो, बहुत आसान हो जाएगा। सर ये आधार है, ये संख्या है, ये घात है, तो log कहता है कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और इसका अवकलन बन गया बहुत ही इजी, d/dx 3 log x लिख सकता हूं। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने log वाले जो कल आपको 5-6 सूत्र लिखाए थे, उसमें एक सूत्र ये भी था कि जब संख्या के ऊपर घात होती है तो log जो गुण फलन होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो घात जो है वो आगे गुणा में लिखी जा सकती है। अब देखो बेटा ये 3 है ना, ये 3 तो 3 का 3 पड़ा रहेगा, और log x का अवकलन होता है 1/x, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3/x। ठीक है, या फिर और भी जैसे कंडीशन की जाए, अभी यहाँ फिलहाल x के रिस्पेक्ट में तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। मान लो आपको एक सवाल दे दिया y = e⁻3x, इसका अवकलन करो। सर हमने तो e⁻x का पढ़ा है, अरे क्या दिक्कत है, तो dy/dx e⁻3x का क्या करना है अवकलन। तो देखो e⁻x सूत्र के हिसाब से पहले अवकलन कर दो, इसको मन ही मन में x मान लो कि मान लो ये x ही है, तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, तो e⁻3x का e⁻3x हो गया। ठीक है, अब गुणा में 3x का दोबारा अवकलन करो, यही तो बताया मैंने, गुणा में जो x होता है उसका दोबारा अवकलन किया जाता है। तो यहां से बेटा 3x पड़ा है और इस 3x का अवकलन हो गया 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट, x का अवकलन 1, तो 3 e⁻3x आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन में जब भी कोई छेड़खानी हो, कोई भी गुणा में कोई घात में आ जाए, तो एक बार उसको नॉर्मल सूत्र से लिख देना।
जैसे साइन एक्स स्क्वायर था तो कोस एक्स स्क्वायर लिख दिया, साइन 2x था तो कोस 2x लिख दिया, सीधे सूत्र से लिख देना। फिर जो छेड़खानी हो रही है 2x है उसका अवकलन दोबारा कर दो, यहाँ 3x था इसका अवकलन दोबारा कर दिया। समझ गए बात मेरी? ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। अब जैसे एक सवाल और बताऊँ आपको, बहुत सारे सवाल हैं, जितने करोगे करते जाओ सवाल समझ में आते जाएंगे। y बराबर e की पावर अंडरूट एक्स। अब देखो अंडरूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 होता है अंडरूट का मतलब। सर इसका अवकलन करो, dy/dx e की पावर अंडरूट एक्स लिख सकता हूँ। अब देखो सर हमने तो सूत्र e की पावर x का ही पढ़ा है, तो वैसे लिख दो ना e की पावर x, इसको x ही मान लो एक बार। अंडरूट एक्स है हमें पता है, लेकिन ये मन ही मन मान लो कि ये e की पावर x ही है, तो इसका अवकलन हो गया e की पावर x का e की पावर x, ऐसे का ऐसा आ गया। फिर गुणा में अवकलन करो किसका, रूट x का। जो गड़बड़ कर रहा है यही तो कर रहा है गड़बड़, उसका दोबारा अवकलन करो तो आपका ये रिजल्ट आएगा। ये तो पड़ा है अपने यहाँ। अब रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का अवकलन हमें करके देखना पड़ेगा घात सूत्र से। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 - 1। यहाँ पर घात कितनी है x की, 1/2। तो n घात सूत्र क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से एक कम घात हो जाती है। तो 1/2 घात थी इसकी, 1/2 x की पावर 1/2 - 1। अब इसको सरल कर लो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 1-2 उदाहरण है, इनको समझो और फिर तसल्ली से इस पे काम करो बेटा। चलिए अवकलन से संबंधित जितने भी बातें मेरे को बतानी थी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और इनको बस आप अभ्यास करो अपनी मर्जी से। अब देखो बेटा ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनके अंदर बच्चे क्या होते हैं, कई बार डाउट होता है उनके समझ में नहीं आती हैं कुछ बातें, तो वो नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर हम कक्षा के अंदर विद्यमान होते हैं तो बच्चे पूछ लेते हैं, कोई भी डाउट होता है। और कई बार कुछ क्वेश्चन भी आते हैं उनके दिमाग में कि सर ऐसा प्रश्न हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें संभव क्लास में होती है। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण रखकर आपको ये चीज़ समझा सकूं। अब आप नोट कीजिए, इन पर आप प्रयास करो बस बेटा, समाकलन के सूत्र। ठीक है, समाकलन के जो फॉर्मूले बेटा उनमें आपको ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस जो ऊपर ऊपर के जो बेसिक सूत्र है उन पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। जैसे सबसे पहला सूत्र आपको मैं बताऊंगा समाकलन का। वह पहली बात तो अगर कोई फलन ऐसा है y बराबर f(x), तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा y dx, समाकलन को ऐसे लिखते हैं, या fx dx। ये फलन का x के सापेक्ष यानी y का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। ठीक है, समाकलन की प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा गहराई में नहीं जाना क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। जैसे आपको कोई कह दे x की पावर n का समाकलन करो, x की पावर n, तो आ जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कह दिया x³ का समाकलन करो, तो आएगा x की पावर 3 + 1/3 + 1, x की पावर 4/4 उत्तर आ जाएगा। जैसे अवकलन में सूत्र पढ़ा था ना, वैसे समाकलन में भी इस प्रकार जो घात होती है उसका इसी प्रकार समाकलन किया जाता है। यहाँ पर घात कुछ भी आए भले ही, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है समाकलन के अंदर। नंबर 2 बात, अगर ऐसा आ जाए कि सर कोई कांस्टेंट हो फंक्शन के गुणा में, ठीक है, कांस्टेंट पड़ा है फंक्शन के गुणा में, तो क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर रखो और समाकलन कर दो अंदर फंक्शन का। जैसे कांस्टेंट है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा पड़ा है वैसे पड़ा रहने दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 3x की पावर -2, इसका आपको समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 3 है,
3 को बाहर रखो, x की पावर -2 का समाकलन कर दो, तो 3 बाहर पड़ा है, इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्यों भाई, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो यहाँ पर n की जगह कितना है -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो उत्तर आ जाएगा 3x की घात -1 अपॉन -1। क्यों, और इसको 2 में से 1 गया, -2 में से 1 गया, -1 बचेगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/x भी लिख सकते हैं। देखो चेक करो, -1 को 3 से गुणा किया, माइनस क्यों भाग जाएगा तो 3 ही आएगा, -3 हो गया। x का घात -1 जब होती है तो उसे x इनवर्स बोलते हैं, और x इनवर्स का मतलब होता है 1/x, क्योंकि x की घात -1 होती है, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये घात नीचे आएगी तो प्लस की बन जाएगी, ये तो पता ही होगा शायद आपको। तो इसका सूत्र ये हो जाएगा, x की घात -1 का -3/x। तो ये समाकलन के सूत्र हैं। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आप है ना पहले अवकलन तैयार करो, अवकलन के जितने भी सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए। अवकलन के उदाहरण करो, अगर आपके पास बुक उपलब्ध है बेटा, मैं कितने उदाहरण करवा सकता हूँ, 2 4 5 उदाहरण करवा सकता हूँ। किताब अगर आपके पास है तो उस किताब को देखकर उसमें से जितने भी साधारण अवकलन हैं, सिंपल, जो अपने फिजिक्स में काम आएंगे, वो आपको अच्छी तरीके से करके देखने हैं। उत्तर मिलाओ, समझ में आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। उसके बाद आप समाकलन पढ़ो। ठीक है, तो समाकलन के ये 2 मेन सूत्र हैं, पता है आपको। घात सूत्र है, ये हो जाएगा, और कांस्टेंट अगर गुणा में हो तो गुणा में पड़ा रहने दो। सर अकेला कांस्टेंट आ गया, सी का मतलब कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट आ गया, इसका समाकलन क्या होगा? और कुछ नहीं है, अकेला कांस्टेंट ही है, तो इसका समाकलन हो जाएगा cx। अभी फिलहाल किसके सापेक्ष कर रहा हूं? x के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का समाकलन करो तो उत्तर आएगा 4x। समझ गए बात मेरी? 4 का समाकलन 4x, 5 का समाकलन 5x। और अवकलन में क्या होता है? कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन समाकलन में वो चीज़ 0 नहीं होती। ठीक है, 4 का समाकलन 4x, 5 का समाकलन 5x, कोई भी हो, कोई भी संख्या हो, अकेले कांस्टेंट का समाकलन इसी प्रकार होगा। ठीक है, नंबर 4 बात। और बाकी वो सारी प्रॉपर्टी है। सर u इंटू वी या u अपॉन वी वाले सूत्र इसमें नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको कुछ अलग मेथड पढ़ने पड़ते हैं समाकलन में, लेकिन वो मैथ्स में चलते हैं, अपने फिजिक्स के अंदर वो आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सुन लो, आपको कोई कह दे कि साइन का समाकलन करो, ठीक है, ध्यान देना बेटा, अब यहाँ से थोड़ा समझना। साइन का अवकलन कोस होता है, साइन का अवकलन, देखो ये सिस्टम था अभी पढ़ा, सर साइन का अवकलन कोस होता है, कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, ये तो पढ़ा आपने अवकलन के सूत्र, अभी लिखा है, साइन का अवकलन कोस, कोस का अवकलन साइन। अब इनका उल्टा कर दो, ठीक है, अवकलन समाकलन में उल्टा सिस्टम होता है, समझ गए बात मेरी? अवकलन समाकलन में उल्टा सिस्टम होता है। कैसे? अभी मेरे को उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि साइन का अवकलन किया, इनका क्या किया? अवकलन, साइन का अवकलन किया, ये क्या आया आपका? उत्तर आया। समझ गए बात मेरी? ध्यान से सुनना, साइन का अवकलन किया, उत्तर आया कोस, कोस का अवकलन किया, उत्तर आया माइनस साइन। क्लियर? इसी प्रकार आपने log x का अवकलन किया, उत्तर आया 1/x, e की पावर x का अवकलन किया, उत्तर आया e की पावर x। ये अवकलन के सूत्र हैं सारे। किसके सूत्र हैं ये सारे? अवकलन के। इन सब का आप लोगों ने अवकलन किया तो इन सब के ये उत्तर आए। बोलो आए कि नहीं आए? अभी पढ़े आपने। अब समाकलन क्या कहता है? समाकलन ये कहता है कि अब उल्टा कर दो, इनका अवकलन किया, ये उत्तर आए, तो इनका समाकलन कर दो, इनका जो उत्तर है उसका समाकलन कर दो। ये जो समाकलन करोगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। अवकलन में क्या होता है? ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बता रहा हूं। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, log का 1/x, e की पावर x का e की पावर x। इनका अवकलन करते हो तो उत्तर ये आता है, इनका अवकलन करो, उत्तर ये आएगा। अब ये जो उत्तर आया है, इनका अगर हम कर दें समाकलन तो अपना उत्तर ये आ जाएगा।
मतलब इस साइड का अवकलन करोगे तो इस साइड का अंश आ जाएगा, और अंश का समाकलन करोगे तो इस साइड वाला उत्तर आ जाएगा। जैसे यहां ध्यान दो, साइन का समाकलन करो, साइन इसका समाकलन, इन साइड का समाकलन करो सबका, साइन का समाकलन क्या होगा, कोस होगा। सर माइनस क्या, माइनस का क्या करें, ये लो माइनस, माइनस तो किसी साइड में लगा दो, क्या दिक्कत है। नंबर 5 सूत्र, आप कोस का समाकलन करो, इन सब का समाकलन करो, इन सब का, साइन का समाकलन कोस हो गया, कोस का समाकलन साइन एक्स हो गया, इनका समाकलन करोगे ये उत्तर आ जाएगा, इनका अवकलन करोगे ये उत्तर आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट सर 1/x का समाकलन करो, कर दो, 1/x का समाकलन log x होगा। और सर e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x है, तो e की पावर x का समाकलन भी क्या होगा, e की पावर x होगा। ये आपके सामने 6-7 सूत्र है समाकलन से संबंधित। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि किस प्रकार अपने को अवकलन और समाकलन के अंदर ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि जिस राशि का हम अवकलन कर रहे हैं वो बराबर में, हालांकि ये आपको सीधे यूज़ में लेने हैं। जो एग्जाम्पल मैंने जो अपने आएंगे ना, मतलब फिजिक्स के अंदर यूज़ में, वो या तो इस टाइप के सवाल आएंगे, इस टाइप के, पहला और दूसरा, इस टाइप के पहला दूसरा तीसरा, ये 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, बस इतना ही समाकलन अपने, या फिर सीधा सीधा समाकलन करना है, साइन का माइनस कोस, कोस का। इसके लिए आप ये याद रखो ना, इसलिए मैंने आपको बेसिक सूत्र ही लिखाए हैं, ज़्यादा हालांकि सूत्र तो और भी हैं इनके, मैं ये नहीं कहता कि इतने ही सूत्र हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर अपने लगभग ये मान के चलो, कोई एक आधी कंडीशन में कह नहीं सकता बेटा, बाकी लगभग जितना मुझे ध्यान है लगभग यही चीज़ काम में आती है, इसके अलावा कोई ज़्यादा अपने काम में नहीं आता। तो इनका अवकलन करो, उत्तर ये आता है, इनका समाकलन कर दो, ये उत्तर आ जाएगा। यानी इस साइड से अवकलन उत्तर देगा, इस साइड से समाकलन ये उत्तर देगा। समझ गए बात मेरी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से मैं आज की इस क्लास के अंदर बस ये बेसिक टॉपिक इतने ही कराऊंगा। उदाहरण जितने आप करोगे, समाकलन में आपको ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 उदाहरण मैंने बता दिए, इसी टाइप के उदाहरण आपके काम में आने वाले हैं बेटा। बाकी समाकलन करते समय ये सबसे ज़्यादा चीज़ प्रयुक्त होगी, जो मैंने 6-7 सूत्र लिखाए हैं, इन पे सबसे ज़्यादा मैटर आपको लेकर चलना है। समाकलन के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी है। और समाकलन के अंदर होता क्या है, समाकलन छोटे छोटे टुकड़ों का समाकलन किया जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों से जब बड़ा क्षेत्रफल निकाला जाता है, बड़ा एरिया कवर करना होता है, तो समाकलन ही काम में लिया जाता है। ये बात भी ध्यान रखना, ये समाकलन का भौतिक मीनिंग भी है कि जब भी हम फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि हमें जैसे किसी फील्ड का किसी एरिया को कवर करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से टुकड़े का आयतन निकाल लेते हैं और फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देते हैं। देखो समाकलन की रियल मीनिंग क्या होती है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। फिजिक्स के अंदर अपने सबसे ज़्यादा ये चीज़ काम में आएंगी। जैसे मैंने आपको एक मान लिया, एक छोटा सा कोई पृष्ठ दे दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना। सर ये छोटा सा टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल DA है, इसका क्षेत्रफल कितना है DA, तो इस DA क्षेत्रफल का, DA मतलब छोटा सा एक अल्पांश है, ये छोटा सा टुकड़ा है। अब इस पूरे टुकड़े को ऐसे DA क्षेत्रफल के कई टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, कई टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है कि सर इस साइज़ के ऐसे 10, 20, 30, 50 कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को जब सबको जोड़ दूंगा तो जोड़ते ही इस पूरे भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि इन छोटे छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, जितने भी हैं ये टुकड़े 10 हैं, 50 हैं, 100 है, 1000 हैं, कितने टुकड़े हैं मुझे नहीं पता, इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है और फिर उन सभी टुकड़ों के क्षेत्रफल को जोड़ना है, और फिर जब जोड़ोगे तो आपका उत्तर ये आएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रोसेस काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए समाकलन काम में लेते हैं। समाकलन में क्या करते हैं, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लो, निकाल लिया, फिर उसका समाकलन कर दो,
समाकलन कर दो किसके लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। किसके लिए बेटा, पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन कर दो। और जब पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन किया जाता है तो ऐसे चिन्ह लगाकर एक ऐसे गोला लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, गोला, ऐसे गोला लगा दिया जाता है। गोले का मतलब होता है पूरे पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, संपूर्ण पृष्ठ का। अब यहाँ से जो उत्तर आएगा ना, वो उत्तर वही आएगा जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो समाकलन की ये विशेषता होती है कि ऐसे अल्पांश होते हैं, इनको अल्पांश कहा जाता है। छोटे छोटे अंश है ये, अल्प अंश, इसलिए इनको अल्पांश कहते हैं। ऐसे अल्पांशों को कितना जोड़ोगे, कितने अल्पांश है, कितनी बार जोड़ोगे, अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए समाकलन किया जाता है। एक अल्पांश उठाओ, उसका रिजल्ट निकालो और फिर पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन कर दो, उत्तर आ जाएगा और वो उत्तर आपका एकदम एक्यूरेट होगा। इसलिए समाकलन को काम में लिया जाता है। अब देखो बेटा, समाकलन के अंदर एक चीज और होती है, वो मैं बताता हूं। समाकलन में सीमा, ठीक है, लिमिट्स भी दी होती है। कई बार क्या होता है, आपको फंक्शन दे देता है, उसका समाकलन करवाया जाता है। जैसे आपको कोई कह दे एक्स स्क्वायर का समाकलन करो, आप कर सकते हो, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का समाकलन सीधे सूत्र से होगा, घात सूत्र लगना है। एक्स की घात 2 है तो इसका समाकलन हो गया एक्स की पावर n+1 यानी 2+1 अपॉन 2+1, तो उत्तर आ गया एक्स की पावर 3/3। ये हो गया सर समाकलन। लेकिन बेटा मैं इसी सवाल को ये कह दूं कि एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है और आपको लिमिट्स लगानी है। यानी जो लिमिट्स होती है, पहले थोड़ा समझना लिमिट क्या होती है। ये तो साधारण समाकलन है, कई बार लिमिट लगाई जाती है समाकलन में। तो जो फंक्शन होता है जिसका हमें समाकलन करना है, यहाँ समाकलन करना है, तो यहाँ लिमिट लगाई जाती है a से b। तो जो ये a होता है ना, जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है निम्न सीमा, और जो ऊपर लिखा होता है उसका मतलब होता है उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा नीचे होती है, उच्च सीमा ऊपर होती है। आपको इस प्रकार समाकलन पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे अभी वो उदाहरण लिया था, एक्स स्क्वायर का समाकलन करो और आपको मैंने कह दिया 1 से 3 तक। तो निम्न सीमा 1 है, उच्च सीमा 3 है, इसका समाकलन करो। तो इसका बहुत सिंपल मेथड है। आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर का समाकलन अभी किया x³/3, लिमिट्स क्या है, 1 से 3 है। ऐसी कंडीशन आएगी समाकलन के अंदर, क्योंकि एरिया जब कवर करेंगे, अभी हमने कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक एरिया कवर किया जाएगा। तो आप ये नहीं सोचते कि वो एरिया सर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। जैसे ये बोर्ड है तो सर बोर्ड यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी निम्न सीमा हो गई और ये इसकी उच्च सीमा हो गई। अब इतने बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए लिमिट्स लगाई जाती है, सीमा लगाई जाती है। अवकलन में भी होती है सीमा, लेकिन समाकलन वाली बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझो। अब लिमिट आपने लगानी है। लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है बेटा, ये लिमिट लगाने का बहुत आसान तरीका है कि आप x की जगह वैल्यू रखो। कौन सी, ये वैल्यू रखनी है। सबसे पहले उच्च सीमा रखी जाती है। कैसे, x की जगह 3 रखना है। x की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्यूब हो गया, उच्च सीमा रख दी ना। x की जगह उच्च सीमा रख दी, 3 का क्यूब। सबसे पहले उच्च सीमा, भाग में 3 पड़ा है वो आपको चेंज नहीं करना, ये बट्टे वाला 3 यहाँ पड़ा है। पहले उच्च सीमा रख दी, फिर हमेशा माइनस का चिन्ह लगाओ, ठीक है। और फिर x की जगह निम्न सीमा रखो, 1 का क्यूब, और बट्टा में 3 पड़ा है बेटा, वो 3 का 3 पड़ा है। ये सीमा रखने का तरीका होता है। सबसे पहले उच्च सीमा रखो, फिर माइनस का चिन्ह, फिर निम्न सीमा रखो। और सीमा रखनी कहाँ है, जिस राशि के सापेक्ष हमने अवकलन किया है वो तो तय है, जिसमें परिवर्तन इसमें x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, तो x वाले सिस्टम में ही आपको लिमिट्स रखनी होती है। तो यहाँ से रिजल्ट निकाल लो। अब देखो 3 का, ये जब इसको सरल करोगे ना तो ये बन जाएगा 3 × 3, 9 आ जाएगा इसका उत्तर। समझ गए, क्योंकि ये 3 × 3 × 3 बनेगा 9, और माइनस का ये हो जाएगा 1/3। अब इसको हल कर लो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे दोबारा बताता हूँ, एक साइन कोस में आपको समाकलन बताता हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल बीजगणित के समाकलन है, साइन कोस में समाकलन बता देते हैं। जैसे साइन थीटा कोस थीटा, ये सारे त्रिकोणमितीय फलन है, इनमें तो साथ में कौन आएगा। जैसे आपको कोई कह दे कि कोस थीटा का समाकलन करो डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साधारण कोस थीटा का समाकलन क्या होता है, ठीक है। कोस थीटा का समाकलन क्या होता है बताओ। अब देखो कोस थीटा का समाकलन होता है सर सीधा सीधा साइन थीटा, ये आपका उत्तर आ गया।
कई बार इसी सवाल को ये कह दे कि कोस थीटा का समाकलन करो और लिमिट्स, अब देखो थीटा कौन है, थीटा कौन है, तो लिमिट मिल गई आपको 0 से 90, 0 से 90, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 90। तो क्या करोगे, कोस थीटा का समाकलन कर दो साइन थीटा, लिमिट कर दो 0 से 90। अब लिमिट लगाओ, सबसे पहले किसकी जगह रखोगे, थीटा के, थीटा के सापेक्ष क्या है तो थीटा में लिमिट रखनी है। सबसे पहले अपर लिमिट रखो यानी उच्च सीमा 90 रख दिया थीटा की जगह, माइनस का चिन्ह, फिर निम्न सीमा साइन थीटा की जगह 0 कर दो, ये लो, ये लिमिट रखने का तरीका होता है। साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो इस सवाल का उत्तर ये आ जाएगा। मतलब अकेला कोस था तो उसका समाकलन साइन हो गया, लेकिन जब उसी समाकलन के अंदर लिमिट्स डाल दी गई तो उसका फाइनली रिजल्ट कितना आया, 1 आता है। एक्स स्क्वायर का सीधा समाकलन एक्स क्यूब बट्टे 3 होता है, लेकिन लिमिट रखते हैं, कोई भी लिमिट्स हो सकती, लिमिट रखने का फाइनल तरीका यही होता है बेटा। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये समाकलन की सीमाओं का मतलब मेथड है जो मैंने आपको बताया है। तो बेटा आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम आपको पता है कि अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे बेसिक छोटी मोटी बातें बहुत हैं। और ख़ास करके मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बार कम समझ में आता है तो बेटा दोबारा वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, और इनको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि जब अपने पढ़ेंगे ना, टॉपिक के दौरान पढ़ेंगे, तब अपनी ये चीज़ें काम में आएंगी, और फिर अपने ऐसा नहीं लगेगा सर ये तो कोई नई चीज़ है। एक बार मैंने आपके सामने थोड़ा बहुत आपके सामने मैंने चर्चा कर दी ना इन टॉपिक का, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो पढ़ा हुआ है, हम कर सकते हैं। और बेटा धीरे धीरे सीखेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। धन्यवाद।